हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज मौजूए बहस रहेगा अफ़गानिस्तान। ज़ाहिर है 9 रोज़ हो चुके हैं काबुल पर कब्ज़ा किए हुए, बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान पर ही सिवाय पंजशीर को छोड़कर तालिबान का कब्ज़ा हो गया 9 दिन से। जो कवरेज है वो ज़्यादा या तो काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हो रही है कि जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में इनखला हो रहा है। पहले डिप्लोमेट्स का था और अब वो अफ़गान लोग जो कि नेटो या अमरीकी फ़ौज के साथ बतौर मुतरज्जिम काम कर रहे थे, वो लोग बाहर जा रहे हैं। और बहुत से उनके अलावा भी ऐसे लोग जो अपने लिए ख़तरात महसूस कर रहे हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर एक ह्यूमन स्टोरी थी और है, अभी भी चल रही है। तो ज़्यादा जो फोकस है इंटरनेशनल मीडिया का वो वही है, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात भी हैं। बैनुल अक़वामी ख़ुसूसन मग़रिबी जो नशरियाती इदारे हैं उनके रिपोर्टर्स के लिए, और उसके अलावा जो दूसरी ख़बर जिसकी तरफ लोग ये पूछते हैं कि अफ़गान जो तालिबान है वो कब अपनी जो हुकूमत है उसका ऐलान करेंगे। अब वो रोज़ उसी के गिर्द चहमे गोइयाँ होती रहती हैं, और तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो ये कहते हैं कि जनाब जैसे ही अमरीकी फ़ौज का इनखला कंप्लीट हो जाएगा, यानी 31 अगस्त को, तो हम वो कर देंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस बात के कुछ इशारे दिए थे कि शायद 31 अगस्त के बाद भी फ़ौज वहाँ रहे, जिस पर अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल आया। और अब ये ख़बरें अमेरिका से आ रही हैं कि पेंटागन ने एडवाइस किया है बाइडन साहब को। पता नहीं क्यों अब सारे जो लीडरान हैं उनको फिर बाद में एडवाइस मिलती है, बाद में एडवाइस मिलती है। और ये भी खबर है, जाहिर है कि CIA की जो चीफ हैं वो मिले हैं, वो मुल्ला बरादर से मिले हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से भी ये सवाल पूछा गया और उसने कहा कि जी ये मेरे इल्म में नहीं है। और बड़ा अमेरिकन रिस्पॉन्स है ये, नॉट टू माय नॉलेज, और आई कांट कमेंट ऑन मतलब सीख गए डियर जॉर्ज, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन राइट नाउ। उसके अलावा दुनिया के जो खदशात हैं वो ये भी हैं, जो कि ज़ाहिर है माजी से पैवस्ता हैं कि पहले जब तालिबान आए थे तो उन्होंने जो सलूक किया था ख़ुसूसन ख़वातीन के साथ, और जो इंसानी हकूक़ के बारे में जो खदशात थे उस पर भी बात होती है। मगर अफ़गान अवाम जो हैं वो किस हाल में हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अफ़गानिस्तान जो माहौल है इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में काबुल को छोड़कर, वो क्या है। हमारे साथी जो हैं आदिल शाहज़ेब, जो कि 10 o'clock का शो भी करते हैं, वो 3 रोज़ से अफ़गानिस्तान में हैं और उन्होंने जहाज़ के थ्रू जो है वो डायरेक्ट काबुल में लैंड नहीं किया। वो तोरखम से जो है गए पहले जलालाबाद, और वहाँ से फिर काबुल पहुँचे हैं। तो रास्ते में बहुत से लोगों से उनकी मुलाकात हुई। तो हम अपने प्रोग्राम का जो पहला सवाल है वो यही रखते हैं। आदिल, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आपने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है या जिस तरह के आपके राइटअप्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, जो कि एक डिफरेंट एंगल दे रहे हैं बाकी जो मीडिया है जो कि फोकस है काबुल एयरपोर्ट या अफ़गान जो हुकूमत है उस बारे में। तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा तोरखम से जलालाबाद और जलालाबाद से काबुल तक, आपका सफ़र और जिन लोगों से आपने मुलाकात की उसका अहवाल बताइए। थैंक यू मुबश्शिर भाई। पहले तो मेरे ख्याल में अगर मैं इससे शुरू करूं कि इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए इसकी कि इस वक्त अफ़गान्स खुद जो हैं वो व्हाट दे हैव बीन थ्रू एंड व्हाट दे आर गोइंग, फिर मैं अपनी जर्नी भी बयान कर देता हूँ। तो जो अगर सिर्फ जलालाबाद की बात की जाए तो देखें, तालिबान, नौ तालिबान, उससे पहले अशरफ गनी साहब थे, उससे पहले हामिद करज़ई साहब थे। उनके लिए वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। उनके लिए ये मैटर करती है कि यार हमारे बिजनेसेस, हमारे कारोबार, हमारा जो 2 वक्त की हम रोटी खाते हैं, क्या वो हम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मुझे जलालाबाद में ये लगा कि एक तो ये जो 8-9 दिनों से अचानक गनी रिजीम चला गया, तो ऑब्वियसली आपका सेंट्रल बैंक बंद हो गया, कैश फ्लो बिल्कुल ख़त्म, ATM बिल्कुल ख़त्म, आपके बिजनेसेस बिल्कुल बैठ गए हैं, NGOs ठप पड़ी हैं। इसने बिल्कुल जो आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की तकरीबन कमर ऐसे तोड़ दी है कि लोगों की जॉबें हज़ारों की तादाद में ख़त्म हो गई हैं।
तो एक जो कंप्लेन ये लोग करते नजर आए कि जी खुदा के लिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना दें, जो किसी को शामिल करते हैं नहीं शामिल करते, कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये इसको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा जो जलालाबाद में जो कल अपने शो में भी मैंने उस पर काफ़ी डिटेल में बात की, एक तो ये कि आपके व्यूवर्स के लिए भी और डॉन के व्यूवर्स के लिए भी कि 1 मिनट भी उस शो में से एडिट नहीं हुआ, अनएडिटेड वो किया है। 40-50 लोग जलालाबाद पे, मैंने जैसी बात करनी शुरू की सड़क पे गवर्नर हाउस के करीब लेफ्ट पे तालिबान खड़े हैं, लोग आ गए मेरे पास जी। और पहली बात ये, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा हो गया। जलालाबाद में स्नैचिंग होती थी वो ख़त्म हो गई। तालिबान का एक खौफ तो है ना, खौफ ऐसे कि 20 साल पहले के जो तालिबान थे जो चोरी पर हाथ काट देते थे, इस्लामी सजाएं देते थे, उस सेंस ऑफ फेयर की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो जलालाबाद में बहुत ज़्यादा वाकई वो बेहतर हो गई है। चोरी डकैती, लॉ एंड ऑर्डर, स्नैचिंग वगैरह वो ख़त्म हो गई है। लेकिन जो उनका कंसर्न था वो ये था कि हमारे कारोबार जो हैं वो बिल्कुल बैठ चुके हैं, अनसर्टेनिटी है। तीसरा जो जलालाबाद में ज़्यादा मुझे फील हुआ वो ये कि जो मिली बैरक है, जो कि अफगान नेशनल फ्लैग है, आपको पता होगा, तो तीन लोग वहाँ पे मारे भी गए थे। तो उनका ये भी एक कंसर्न था कि जो भी करे, हमें तालिबान बिल्कुल कबूल है सर आंखों पर, लेकिन एहतराम देना होगा। और फिर उन्हीं के वो सवालात हम सामने खड़े तालिबान के पास लेके गए कि जी ये तो देखें यहाँ की यूथ है, लोग हैं, ये आपको वेलकम भी कर रहे हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बेहतर की है, लेकिन आप गवर्नमेंट तो फंक्शन कुछ तो ऐलान करें ना, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। आपने कंट्रोल तो पूरे अफगानिस्तान पे कर लिया, लेकिन भाई साहब अभी देखिए, लड़ना एक चीज़ होती है, गवर्न करना इज समथिंग एल्स। आप दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर होंगे, आप दुनिया की मतलब सुपर पावर को आपने शिकस्त दे दी होगी, लेकिन we are here in a different world now. We are in Taliban's Afghanistan right now, and they have to govern it. Whether or not they like it, they have to govern it. तो उसमें ये जो अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म होने की ज़रूरत है। और एक सेंस तालिबान में भी ये चीज़ पाई जाती है कि जो मिली बैरक वाला मामला है, नेशनल फ्लैग वाला, उसमें लोगों में रिजेंटमेंट है, काफ़ी लगाव है उस झंडे से, जो कौमी उनका परचम है, और होना भी चाहिए लोगों को। और मेरे ख्याल में ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये तो जलालाबाद की बात हो गई। थोड़ा अब मुझे पीछे जाने, रिवर्स में मैं गेयर लगाता हूँ तोरखम पे जब हम पहुंचे, एक तो बहुत ही मुश्किल से हमने वीज़ा हासिल किया। दो हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, एक ताहिर खान साहब और हारून रशीद साहब के, वो भी थे हमारे साथ। जब हम तोरखम पे पहुंचे तो हमें वहाँ पे बताया गया कि जी आप तो नहीं जा सकते, आप तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं। हमने कहा जी हमारे पास वैलिड वीज़ा है, हम सारे जर्नलिस्ट हैं, हमें आप बॉर्डर क्रॉस करने दें। उन्होंने कहा नहीं जी, NCOC की इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अब क्लियरेंस को मैं 20 सेकंड में सम अप कर देता हूँ। हमें 5 घंटे वहाँ ठहराया गया, और उसके बाद जो है जहाँ से क्लियरेंस हो सकती थी वो हमने ली, हम निकल आए वहाँ से। लेकिन वहाँ पर जो व्हाट वी हैव बीन थ्रू, तो ये हमने ज़रूर सोचा कि यार ये जो अफ़गान आम लोग बेचारे यहाँ से जा रहे हैं, उसके साथ ये हमारे बॉर्डर पे जो ऑफिशियल्स हैं वो किस तरह का सलूक करते होंगे। इवन तो उन्हें पता था कि यार पाकिस्तान में तो जर्नलिस्ट को जो है बाबू साहब कुर्सी पेश कर देते हैं, तो ये जर्नलिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। कोई खौफ व ख़तर उनके जहन में और उसमें नहीं था। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जो एहलकार हैं, जो स्पेशली जो इमिग्रेशन पे अंदर बैठे हुए हैं, तो ये एक था मेरा कि आम लोगों की वहाँ पर हमें दर्द का एहसास हुआ कि जो हज़ारों की तादाद में जिनको क्रॉस करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल जब हो। आगे जब हम गए तो टू माई सरप्राइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी कम से कम 30, 35, 40 तालिबान तो खड़े होंगे, पैदा होगा, और सिर्फ 2 तालिबान खड़े थे। एक बारी दे देता था, 1 घंटा वो बैठ के कुर्सी पे आ जाता था, तो एक बंदा तालिबान का, एक सोल्जर वहाँ पे खड़ा था जो पूरे बॉर्डर को देख रहा था। कोई एग्जिट स्टैंप्स वगैरह भी नहीं, क्योंकि हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी जब आप एंटर हुए हैं तो हमारा अभी देखें 8-9 दिन है, तो हमें थोड़ा सा टाइम आप दें, तो निज़ाम वगैरह जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वहाँ से हमने
दूसरी गाड़ी ली, अपनी जो गाड़ी थी वो बॉर्डर पे छोड़ के दूसरी गाड़ी हमने ली। तो चेक पोस्ट आई, चेक पोस्ट पर सिर्फ एक ही तालिबान का बंदा खड़ा था। रोका उन्होंने, सलाम वालेकुम सलाम, थोड़ी बहुत उन्होंने सामान वो किया, हमें जाने दिया। अच्छा, जलालाबाद तक तकरीबन 5 चेक पोस्ट आई, उनमें सिर्फ एक एक तालिब खड़ा था और बड़े अच्छे तरीके से सलाम वालेकुम सलाम, हर एक पे हमें रोका भी नहीं। जब आखिरी चेक पोस्ट आई तो वहाँ हमें बाकायदा रोका गया और हमसे पूछा गया कि यार किसी चेक पोस्ट पे आपके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं हुआ। अच्छा, अब उन्हें ये पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अफगान हैं, हम जो भी हैं, अगर हुआ है तो हमें बताएं। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि यार अच्छा, तो ये तो बड़े अच्छे लोग हैं तालिबान, चलें आगे चलते हैं। देन वी एंटर्ड जलालाबाद। अच्छा, इस पूरे सफ़र में तालिबान की हैवी डिप्लॉयमेंट कहीं पे नहीं नजर आई। अगेन एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग बात थी। हम तो इस्लामाबाद टावर में बैठ के ये सोचते हैं कि यार हर तरफ तालिबान ही तालिबान होंगे। जब हम जलालाबाद बाजार में एंटर हुए तो अगेन एक दूसरी सरप्राइजिंग चीज कि हर तरफ हमें अफगानिस्तान का जो कौमी जो मिली पैगाम है वो नजर आ रहा है। मैंने कहा ये तो तालिबान ने कंट्रोल किया हुआ है, ये क्या। तो वहां से मुझे अंदाजा हो गया कि यार इससे लग रहा ये है कि इस शहर के बासी जो हैं उनमें इस वजह से थोड़ी बहुत जो है वो रिजल्टमेंट है। और फिर गवर्नर हाउस जब हम पहुंचे, निदा मोहम्मद साहब जो कि शेडो गवर्नर थे, अब तालिबान के वो गवर्नर अपॉइंट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 दिन पहले उनकी जो कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान के जलालाबाद में, आबिदुल्ला खान साहब, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। फिर आबिदुल्ला खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें खाना भी खिलाया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं, तो वो मेरा ख्याल है आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं बोलूं और मैं खुद भी नहीं चाहूँगा मैं बोलूं। उसके बाद फिर हम चले गए काबुल की तरफ। 2 दिन हमने गुजारे जलालाबाद में। काबुल में भी सेम सिचुएशन, हमें 4-5 घंटे रास्ते में लगे, लेकिन कोई हैवीली कोई पेट्रोलिंग हमने होती हुई नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता जलालाबाद में जो लाइफ है वो बिल्कुल आपको पेशावर से डिफरेंट नहीं लगेगी। मतलब आपको अच्छा आदिल, सॉरी आपकी बात को, तो अब काबुल हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर काबुल में ही लेते हैं और फिर आपसे बाकी मजीद कहानी सुनते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हमारे साथी आदिल शाहजेब जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। वो अपने सफ़र का हाल भी सुना रहे हैं और अफ़गान अवाम इस वक्त किस मुश्किल में हैं या किस खौफ में हैं उस बारे में भी बता रहे हैं, और जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त। तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं जलालाबाद से आप काबुल की तरफ का सफ़र। जी बिल्कुल मुबश्शिर भाई, उसमें तकरीबन 5 घंटे हमें लगे। और ये है कि रास्ते में किसी ने हमें बस एक आध जगह पे वो रोका, हल्का सा इशारा किया और फिर जाने दिया। तो अगेन नो हैवी डिप्लॉयमेंट इन काबुल। और काबुल में आप शहर 9 में आए तो हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक, लोग ही लोग। और मैं पहले तो ये ढूंढ रहा था यार मैं पहले पहुंचूं तो देखूं कि खवातीन वगैरह उसी तरह हैं या नहीं। उतनी तो नहीं थी, लेकिन हमें नजर आ रही हैं अब खवातीन भी। अच्छा, लोगों से भी यहाँ पे भी मैंने बात की और आज जाखिल वाल साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया। कुछ कन्वर्सेशन भी बड़ी हुई। और वो आपको पता है कि करजई साहब के साथ जो है वो कमेटी में भी हैं, और वो पंजशेर का जो मामला है तो वो सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं बिटवीन द तालिबान और अहमद शाह मसूद की फैमिली में। तो उनसे भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन। सेंस यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है जलालाबाद से, लेकिन कंसर्न्स तकरीबन सेम ही है। मिली बैरख को हटा के डिफरेंट एथनिसिटीज़ का शहर है काबुल। यहाँ पे वही जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट वाली बात है कि जी कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई क्या चला रहा है कुछ पता नहीं है, ATMों में पैसे ख़त्म है,
तब एक दोस्त को पैसे चाहिए थे, वो बेचारा 4-5 लोगों को कॉलें कर चुका है। वो कह रहे हैं यार कुछ भी नहीं है, ना हवाले वाले हैं, ना हुंडी वाले हैं, ना वेस्टर्न यूनियन वाले हैं। मतलब जिंदगी की जो एक स्टॉप सी इन चीजों में हो गई है, फंक्शन नहीं कर रही कुछ भी चीज जो गवर्नमेंट की मशीनरी है। ऑल्दो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे ही जिस भी शहर में आप जाएं तालिबान की वजह से वो चीजें खत्म तो हो गई, और उसकी वजह पे भी हम बात कर चुके हैं की वजह क्या है। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट वो ट्रैफिक पुलिस वगैरह हमें नजर तो आ रही है। लेकिन इशू अब यहाँ पर ये होगा कि जब लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, IMF के मतलब पैसे आगे फ्रीज कर दिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है आगे जाके इंटरनेशनली अगर रिकग्निशन नहीं होगी, तो ये जो सारे प्रॉब्लम है इसको एम्बेसडर ज़खेलवाल ने कोट अनकोट ये कहा कि ये टिकिंग बॉम्ब वाली सिचुएशन बनती जा रही है, जिसकी जानिब ना इंटरनेशनल मीडिया तवज्जो दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। एयरपोर्ट पे भी मैं आपसे बात करता हूँ कि एयरपोर्ट पे भी प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन जो 70-80% प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो अब सिर्फ जलालाबाद या काबुल गया हूँ, कल परसों पंशेर तक जाने की भी कोशिश हम करते हैं। हर शहर की मिजरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और आप यकीन करें कि वो एक आम जो अफगान है उसके साथ आप बैठे आपको रोना आ जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अफगानिस्तान से बाहर भागना है, वो ये कह रहा है कि जी मैं पहले 600 कमाता था, अब मेरी दिहाड़ी खत्म हो गई है, 1600 के आटे की बोरी 2200 की हो गई है। तालिबान आए, करजई आए, जो भी आए, मैंने तो बच्चों को खाना अपने देना है। NGOs ने हजारों की तादाद में, आप यकीन करें, नौकरियां खत्म हो गई हैं। अब यहाँ पे जर्नलिस्ट जिस तरह से जा रहे हैं, मीडिया किस किस्म का होगा, सिविल सोसाइटी शेप अप होगी नहीं होगी, ये सारे कंसर्न भी काबुल में मौजूद हैं। लेकिन साथ में होप भी है। होप कैसे है? हामिद करजई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़खेलवाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला बिल्कुल ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को अबेंडन नहीं करेंगे। तालिबान जो हैं, हमें 10-12 दिनों से जो बदले हुए तालिबान नजर आ रहे हैं, और ये सब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज़खेलवाल साहब ने ऑन एयर इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि वो बदले हुए हैं, लेकिन ये गारंटी तो किसी के पास नहीं है कि वो 3 महीने बदलेंगे, 6 महीने बदलेंगे, या वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बदल चुके हैं। आदिल, यहाँ सॉरी वक्फा लेना है, न्यूज़ अपडेट। शुक्र है अशरफ गनी ने ये नहीं कहा कि मेरी लाश पे से गुजर के वो आएंगे। उसने ये कहा था कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, उसने ये नहीं कहा था कि किसके आखिरी दम तक। हाँ हाँ, चलें वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथी आदिल शाहजेब काबुल में हैं और अपने जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है उस बारे में बता रहे हैं, और जो अफ़गान अवाम किस हाल में है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आप बात कर रहे थे, ज़ाहिर है लोगों का इस वक्त जो कंसर्न है, और आपने भी बताया कि किसी तरीके से कैसे कोई स्टेबिलिटी आ जाए। इसी सवाल को इस तरह मैं पूछना चाहूँगा आदिल के 31 अगस्त को जब अमेरिकी और यूरोपीय फ़ौजें, मगरबी फ़ौजें निकल जाएंगी, उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं कि हुकूमत का हम ऐलान कर देंगे। क्या उसमें अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार और हामिद करजई भी शामिल होंगे? आपको क्या लग रहा है? अगर वो साहब वो शामिल हो गए फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शामिल होंगे। उसकी वजह ये है कि आज उमर ज़खेलवाल साहब ने ये बताया मुझे कि अभी तक तो हमारे मुज़ाकरात जो है ना, वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो खत्म होने के लिए हो रहे हैं। तो वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बातें करना, किसको कौन सा ओहदा देना, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो फिर तालिबान इंक्लूसिव के लिए कौन सा बंदा लाएंगे सामने? अगर इंक्लूसिव हुआ, इंक्लूसिव को वसत साहब, इसका एक बड़ा और भी इंटरेस्टिंग जवाब है कि इंक्लूसिव को तालिबान की अच्छी खासी तादाद ये भी समझती है कि उज़्बक तालिब भी है, हजारा तालिब भी है, ताजिक तालिब भी है, तो हम तो हैं ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। और स्पेशली ज़ाहिर है अमेरिका को शिकस्त देने के बाद तो वो, और जिस तरह से कब्जा उन्होंने किया है पूरे मुल्क के ऊपर,
तो उनके लिए तो उनका कॉन्फिडेंस तो यही होगा ना कि हमारे अलावा तो ये इंक्लूसिविज्म जो है ये वहाँ तो नहीं चलेगा जहाँ से पैसे आने। हाँ, ये तो ऑब्वियसली ये उनको ये है, लेकिन इसीलिए वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं। बहुत सारे ओहदों के लिए इंटरव्यूज भी शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान में भी काफी ऐसे लोग हैं जो कि मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं नहीं कहूंगा इतनी ज्यादा तादाद उनकी नहीं है, लेकिन जो खुद ज्यादा नजर आ रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफी सारी मौजूद हैं। लिटरली उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह शुरू कर दिए हैं, तो उनको लोग भी अच्छे चाहिए तालिबान को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंटरनेशनल रिकग्निशन तो मेरे ख्याल में अभी दूर की बात है, इंटरनल रिकग्निशन पहले तालिबान को चाहिए। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जब तक एंडोर्समेंट अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आएगी, तो जाहिर बात है उनको आगे लेकर चलना, और फिर पाकिस्तान भी एक मुश्किल पोजीशन में ऐसे होगा कि 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है उनके साथ। क्रॉस द बॉर्डर जो भी हो, तालिबान है या नॉन तालिबान या पॉलिटिकल पार्टी कोई है, पाकिस्तान ने उनके साथ रहकर काम करना है। हम ये सुनते तो बहुत ज्यादा है कि स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान मींस स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 दहाइयों में हमने बहुत ही कम देखी है। तो लेट्स होप कि एक ऐसी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है एट द सेम टाइम। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि ठीक है तालिबान ने कंट्रोल तो हासिल कर लिया है, लेकिन लड़ाई तो रुक गई है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वक्त ले लिया तालिबान ने भी, तो फिर एक क्राइसिस डेवलप हो जाएगा अगर हुकूमत की कोई काबिल कबूल शेप नज़र नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फरीक के पास कोई बहुत ज़्यादा वक्त बचा हुआ है। ये तो है बिल्कुल। ये मुझे साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। टाइम जो है वो टिकिंग बॉम्ब, उसको जाखिर वाल साहब ने वैसे ही इसको नहीं कहा। और साथ में एक चीज ये भी है कि जो फर्ज करें हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, अगर हम अफगानिस्तान में होते तो हम कहते हैं यार हमने अपने वतन में ही रहना है, तालिबान भी हमारे अपने ही लोग हैं, वो भी अफगान हैं, हम भी सर्व करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से इकोनॉमी डिटोरिएट हुई, इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना बन पाई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, तो जाहिर बात है जो लोग नहीं भी छोड़ना चाहते वो भी, मतलब जो खौफ की वजह से माइग्रेशन शायद इतनी नहीं होगी, लेकिन जो इकोनॉमी की वजह से जो माइग्रेशन होगी ना, उससे फिर जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे, वो लोग बाहर भी जाएंगे। लेकिन लेट्स होप कि उस तरफ बात ना जाए। रीजनल कंट्रीज उसमें जो है वो काफी अच्छे तरीके से अगर पार्टिसिपेट करें, बाकी तो थोड़े आदिल अफगान अवाम की जब हम बात कर रहे हैं तो तालिबान ने कुछ आज उन्होंने कहा भी कि बच्चियों के स्कूल के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जा रही हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है काबुल यूनिवर्सिटी? लेकिन सरकारी महकमा उन्होंने कहा औरतें फिलहाल ना आए, लॉ एंड ऑर्डर जब तक सेट नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ आपके पास इत्तलात हैं? नहीं, देखिए इसमें ऐसे है कि मुबश्शिर भाई पिछले 10-12 दिनों से काफी सारे जो सरकारी दफातर बल्कि निजी दफातर वो तो बिल्कुल बंद हैं। सिर्फ जो ये इवन मोबाइल आप सिम कार्ड्स वगैरह ले रहे हैं उनके मरकजी ऑफिसेज जो हैं वो खुले हुए हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, उनको कुछ पता नहीं है कि हम वापस आए। चूंकि हम पिछली रिजीम में काम कर रहे थे तो आम माफी का ऐलान तो हो गया, लेकिन हमारे साथ क्या करेंगे? तो ये एक किस्म की ये सिचुएशन है विच कैन ओनली इम्प्रूव ओवर टाइम। जो एक खौफ था तालिबान का, बदले हुए तालिबान हमें जो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो माजी का जो खौफ है वो खत्म होने में टाइम लगेगा। वो जल्दी खत्म हो सकता है अगर ऐसे फेसेस जो हामिद करजई हैं, अब्दुल्ला हैं, या जखील वाल साहब हैं, या हिकमत यार साहब भी फॉर दैट मैटर, ठीक है उनका जो भी उनका एक माजी है, लेकिन एक पॉलिटिकल क्लाउड वो रखते हैं, एक पॉलिटिकल तबका उनका फॉलोअर है। तो ऐसे लोगों को अगर साथ में शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में कि उनके लिए आगे चलना, अफगानिस्तान को आगे चलाना, अफगानिस्तान का आगे जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का आगे जाना,
रीजन का पूरे आगे जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। अब चौथे सेगमेंट के लिए भी रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके भी इंटरव्यूज़ हैं, आपको भी काम करना है, आखिरकार अभी तो नहीं काबुल गए हुए। एक वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक जी। अभी हम सुन रहे थे आदिल शाह ज़ेब की पूरी ट्रैवल लॉग जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में देखा है, तोरखम से जलालाबाद से अब काबुल में वो हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो उभरती हुई ऑपोजिशन अगर आप कहना चाहें, या जो उनको नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट कहा जा रहा है, जो अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं उनकी सदारत में, और अफ़गानिस्तान के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह सालेह साहब, आप सब उनका नाम जानते हैं, वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं पंजशीर में। अगर पंजशीर को अगर हम स्क्रीन पर ले आए इसका मैप, तो ज़रा थोड़ा सा बेहतर समझने में ज़रा बेहतर होगी जी। ये जो आप गोल दायरा देख रहे हैं इसके बिल्कुल बीच में है पंजशीर वैली। माना कि जब 1990s में जब तालिबान का रूल आया था तो पंजशीर पर उनका काबू नहीं था, यहाँ पर अहमद शाह मसूद ही थे। और फिर पंजशीर एक बेस बन गया जब 2001 में यूएस ने इन्वेड किया, तो नॉर्दर्न अलायंस यहाँ से फिर निकली और तेज़ी से पूरे मुल्क में कंट्रोल ले लिया। एक फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप देखें तजिकिस्तान की नॉर्थ ईस्ट को, तो एक बहुत ही ब्लू किस्म का प्रोविंस आपको नजर आ रहा है, ये है बदख्शां। अब पंजशीर अगर आप देख रहे हैं, अगर पंजशीर घेरा हुआ है, सप्लाईज और वेपनरी आपको कहां से आएंगी? क्योंकि मसूद साहब के जो बेटे हैं उन्होंने कहा है कि जी असला हमारे पास बहुत है, लेकिन हम अगर लड़ाई शुरू हुई तो हम इमदाद के बगैर हम नहीं लड़ सकते। अच्छा, वो कहां से आएगी अगर ऐसा हुआ? अमरुल्लाह सालेह जो खुद तजिक हैं, ये सुनने में आ रहा है कि वो तजिकिस्तान से रुजू कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। आप ये भी देखेंगे कि उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान की अफगान पॉलिसीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। तजिकिस्तान रिलेटिवली थोड़ा सा कोल्ड है तालिबान की तरफ। मसूद की जो है वो सुनने में आ रहा है कि फ्रांस से रुजू कर रहे हैं। वेस्ट लेकिन अभी एक वेटिंग गेम खेल रही है, और वसत आपने ब्रेक में इसको बड़ा खूबसूरती से बयान किया था कि तालिबान की नज़रें हैं कि ये वेस्टर्न फोर्सेस कब निकलेंगी मुल्क से ताकि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं, और वेस्ट का की नज़र इस पे है कि जैसे ही हमारी फौज निकले वहां से तो फिर हम इनकी स्क्रू टाइट करें। फिलहाल तो मगरिब की पीठ है अफगानिस्तान की तरफ, पीठ ही है, उनके भागने का जो चक्कर है। अच्छा, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो हर कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये सक्सीड ना कर सके। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, वो मेरे ख्याल में पता नहीं अहमद मसूद ने क्यों खुल्लम खुल्ला आज कही है कि उन्होंने बराह रास्त अमेरिका और मगरबी ममालिक से मदद की अपील की है। अब थोड़ा सा अगर मैं रिवर्स में जाऊं, ये नॉर्दर्न अलायंस है, उसी की बाकियात है ना। 90s का जो नॉर्दर्न अलायंस था वो इनके वालिद थे अहमद शाह मसूद, उसको लीड कर रहे थे। रशीद दोस्तम वगैरह या अमरुल्लाह सालेह वगैरह ये उनके वो नायब होते थे। उस नॉर्दर्न अलायंस को किन किन कुव्वतों की मदद हासिल थी? रशिया, सेंट्रल एशिया की तमाम रियासतें, टर्की, ईरान, इंडिया, यूएस। अच्छा, अब यही नॉर्दर्न अलायंस है जो इसके ये बाकियात हैं, कोई मदद नहीं। जो इनके 90s के मददगार थे ईरान, तालिबान के साथ वो उसने कोऑपरेशन कर ली है। सेंट्रल एशियन ने बॉर्डर सील कर दिया है कि जी ये हमारी तरफ ना आए कोई भी आसपास। सोवियत यूनियन, मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक ज़माने में जिस तरह इस्लामाबाद हामी होता था ना तालिबान का, आज का जो रूस है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा तालिबान का खुल्लम खुल्ला हामी है। ये अजीब है, बात है। चाइना तालिबान का हामी है। तो अब ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, पहले वो इन पे टकिया करता था 90s वाला, इसके अब जो बाकियात हैं ये आइसोलेशन में अभी हैं। फौरी तौर पे इसलिए कोई अफोर्ड नहीं करेगा। अगर हो सकता है कि किसी का हो जहन में कि यार थोड़ा सा स्टेबल किया जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए यार।
सेंट्रल एशियन गैस में यूएस की कंपनीज भी आनी हैं जी, और नहीं तो क्या। फ्रेंच कंपनियों के भी ठेके इन्वॉल्व हैं, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, चीन की नज़रें जो हैं वो मिनरल्स पे हैं, रूस जो है उसके अपने जो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक स्टेक्स हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मिला के ये अभी ये कहेंगे, अच्छा तालिबान जो 90s के थे, हालांकि वो इसके मुकाबले में खुरदरे थे, अक्खड़ थे, उसके बावजूद भी आपको याद होगा यूनिकॉल टेक्सास भी तालिबान को, तो इसका मतलब इट्स इकोनॉमी स्टूपिड यूजुअली तो ऐसे ही है ना। अच्छा, दूसरी चीज तो अब तो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं तालिबान, तो ये जो चीजें हैं ना, इकोनॉमी और वहाँ की जो वेल्थ और रीजनल जो कनेक्टिविटी है, ये शायद नॉर्दर्न अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा वो साजगार नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि मसूद ने ये सिर्फ ये नहीं कहा कि हम लड़ने के, उसने ये तो कहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए कर। हाँ। अच्छा, अब देखें, अब बहुत मुश्किल है ये कहना कि होगा क्या, लेकिन बज़ाहिर लग क्या रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान भी एक एक्चुअल अटैक करना चाहेंगे, प्रॉपर अटैक करना चाहेंगे पंजशीर में। कुछ खबरें इस तरह, मुश्किल इलाका है, नहीं मुश्किल इलाका है। और ये भी आप देखें, तालिबान ज्यादा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीते हैं, लेकिन ज्यादा ये एक सियासी विक्ट्री थी। और सियासी विक्ट्री भी क्यों हुई है? क्योंकि एक तस्वर पैदा हो गया कि यार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शहर विदाउट फाइटिंग गिर रहा है। एक मिलिट्री सेटबैक हो, एक्चुअल मिलिट्री सेटबैक हो। आई मीन, हाल में अभी ये खबरें आई थी, इंडियन मीडिया पे चल रही थी, 300 मार दिए तालिबान, ऐसी कोई तस्दीक नहीं है। अगर कहीं जम के लड़ाई नहीं हुई, कहीं जम के लड़ाई नहीं हुई, और अगर यहां पर जम की लड़ाई होती है और अगर तालिबान यहां पर शिकस्त का सामना करते हैं, तो फिर ये जो बाकी जो फोर्सेस, डोमिनो इफेक्ट होगा, डोमिनो इफेक्ट है। और फिर जो बाकी फोर्सेस है ना, कि यार मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हाँ। ये फिर एक मेंटालिटी। लेकिन पंजशीर और नो पंजशीर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, या अफगानिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी, वो मुस्तकबिल करीब में तो ज़ाहिर नहीं आएगी। नहीं, देखो, अगर पंजशीर जो है उसका कोई अरेंजमेंट हो जाता है, तो फिर गैर यकीनी की सूरत हाल किसी हद तक खत्म हो जाएगी, लोगों को सब्र आ जाएगा कि यार अब यही हैं जिनके साथ डील करना है। और दूसरी बात है, पता है मुबशिर, मतलब यूजुअली मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार 2 हफ्ते पहले हम क्या कह रहे थे या दुनिया क्या कह रही थी? 3 महीने लगेंगे कम से कम। और अगर साल निकाल दिया ना, तो फिर तो बहुत लंबी गेम है ये। मतलब मैं खुद कह रहा था, मैं मानता हूँ, मैंने मुंह से बोला है। तो हम इस तरफ, मेरे ख्याल है कि हम जिससे भी हो सकता है कि ये हो जाएगा, हो सकता है कि ये हो जाएगा, हो सकता है कि ये उतनी हैरत वाली खबर थी जिस तरह बर्लिन वॉर के गिरने की खबर थी। या यूएसएसआर रात को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, सुबह पता चला। 2 साल पहले आप कह सकते थे, 6 महीने पहले आप कह सकते थे, नहीं बिल्कुल 2 हफ्ते पहले नहीं कह सकते। 2 हफ्ते पहले ओवरऑल पिक्चर बनाई कि जब मईशत अगर बिल्कुल माशी सूरत हाल नहीं होगी, तो वो अगर वहाँ से चीज़ें शुरू हो गई और पैसा नहीं हुआ देने का, तो वो नहीं, देखो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, उनको लेजिटिमेसी चाहिए और उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए, लेकिन पहले कौन रिकग्नाइज करेगा? अच्छा, पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा अकलमंदी से काम लिया है। पिछली दफ़ा तो हमने उठते के साथ कहा था ना कि जी बिल्कुल हम और सऊदी अरब, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इस दफ़ा हमने क्या कहा है कि जी जब बैनुल अक़वामी बिरादरी इस पर कंसेंसस होगा। अच्छा, बैनुल अक़वामी बिरादरी आपको घूर रही है कि आप थोड़ी सी गलती करें और वो अपना गुस्सा आप पे उतार दें। बिल्कुल। अच्छा, बैनुल अक़वामी बिरादरी रूस और चीन भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि पूरी बिरादरी। लेटली जो है जितने भी वो चाहे वो हो या कहीं पे भी हो, वहाँ तो रशिया ने ज्यादा वो किया डिप्लोमेटिक। नहीं, देखो जो भी है, लेकिन माल तो अब भी वेस्ट के पास है यार। माल अभी तक वेस्ट के पास है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और इमेज का सेटबैक मिला है यूएस को, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। एनीवे, वो एक अलग मौजूद। वो बाइडेन के पास 3 साल है, वो सेट कर देगा। वो तो डोमेस्टिकली सर, इंटरनेशनली फिर देखते हैं। चलिए, आज के लिए जनाब इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।